जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। बहुत दिनों के बाद हम फिर वीडियो बना रहे हैं और इस बीच बहुत सारे एग्ज़ाम हुआ था जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी हमने एग्ज़ाम दिया है। तो ग्रुप डी का लेवल कैसा था तो उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। मैथ मॉडरेट टाइप का पूछ रहा है कि मैथ आसानी से बन जाएगा, रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी बन जाता है लेकिन टाइम लगता है, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना वहाँ बहुत ही ज़रूरी होता है। और साइंस एनसीईआरटी से सीधे पूछ रहा है, सीधे एनसीईआरटी के प्रश्न से पूछ रहा है, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ के जाना होगा। अगर जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है इस फेज़ में, तो अगले फेज़ के लिए आपको एनसीईआरटी तैयार करना होगा। तो इसी के उद्देश्य से हमने एनसीईआरटी बुक को प्रारंभ किया है और इसके एक एक करके सारे अध्याय को पढ़ेंगे। इसमें देखिए कितना अध्याय है। पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसी प्रकार कुल 16 अध्याय हैं। तो सभी से प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, जो मुख्य अध्याय है हम आपको शॉर्टली बता देंगे और उसमें बहुत कम समय में आप ये एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है और इससे कौन से प्रश्न आगे बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम ग्रुप डी के बारे में थोड़ा बता रहे थे कि हाँ, रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकिंग वाला आता है और उसके बाद करेंट अफेयर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर्स हमने बहुत सारा पढ़ के गया था लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं आया। तो इसलिए आप करेंट अफेयर्स पर ज़्यादा अभी ध्यान मत दीजिए और अभी ज़रूरत है कि मैथ और रीजनिंग को प्रैक्टिस कर लीजिए और साइंस में जो एनसीईआरटी बुक है उसको फॉलो कीजिए। इसके साथ हम लगातार वीडियो बनाएंगे तो उसे आप देखिएगा तो उससे कुछ आइडिया आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अध्याय होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वही बताएंगे। ज़्यादा इसमें डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ब्रीफली आप सीधा कंसेप्ट सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें ये परिचय दिया हुआ है तो इससे प्रश्न नहीं बनेगा। देखिए प्रश्न कहाँ से बनता है। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण एक दिया रहता है, उसे संतुलित करना होता है, तो आप संतुलित करना सीख जाइएगा। और रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है तो उसका पहला आप खाका तैयार कीजिएगा, उसके बाद उसके संकेत को लिखिएगा। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो Mg+O2 MgO। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले उसका इस तरह से लिखना होता है, उसके बाद उसी का संकेत आप लिखिएगा। और इसमें जो ज़्यादा है, यानी कि इसमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन अधिक है तो ऑक्सीजन को पहले संतुलित करना है, उसके बाद धीरे धीरे। ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे तो उसे आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है। यहाँ संतुलित करने के लिए बताया गया है। अब मेन मुख्य प्रश्न यहाँ से आता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 18 अगस्त को हुआ था। 18 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, तो उसमें संयोजन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया था। तो संयोजन अभिक्रिया होता है कि जब दो यौगिक या तत्व अभिक्रिया करते हैं तो एक नया यौगिक बना लेते हैं, जैसे A+B=C। इस टाइप का प्रश्न था और ऑप्शन दिया हुआ था A+B=C, AB+BC, ऐसे कुछ, फिर AC+BC। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया के लिए आप यही याद रखिए कि A+B जब दो यौगिक आपस में मिलते हैं और एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे ही कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि जुटना। इसमें क्या देखिए, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे चूने यानी कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं।
और इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया करके क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एक नया यौगिक का निर्माण किया है। तो यही होता है संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ जानने के लिए कुछ बात है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं उसे जान लीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो यौगिक या तत्व शामिल होते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो इसका निर्माण होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे भी प्रश्न बन जाता है। ऊपर की अभिक्रियाओं में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। और रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी होता है CaCO3। तो आप जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवार पर पोतिएगा तो कुछ दिन के बाद कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिससे बाद में चमक आती है। तो शुरुआत में चमक नहीं आती है। देखिए ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। यह संयोजन अभिक्रिया का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, अगला क्या है, ये देखिए यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये डिटेल से हम पढ़ के नहीं बताएंगे, लेकिन सिर्फ ये समझिए कि इसका क्या होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते किसको हैं, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हुआ मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, और इसके साथ ही ऊष्मा का भी निर्माण होता है। और ये कहेगा दहन, यानी दहन कौन सी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ये श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखिएगा। अब देखिए ये प्रकाश संश्लेषण का ये प्रकाश संश्लेषण ही ये श्वसन का रासायनिक फॉर्मूला है, और यहाँ से भी प्रश्न आता है, तो इसको याद रखिएगा। यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। साग सब्जियों, देखिए ये साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये सब उदाहरण था। और जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो उसमें भी ऊष्मा निकलता है। आप देखते होंगे कि किसी बाल्टी में कैल्शियम ऑक्साइड को देंगे पानी के साथ तो वो खौलना शुरू कर देता है। तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब है अगला है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में जुड़ता था और वियोजन अभिक्रिया में यह टूट जाएगा। तो ये संयोजन अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट ये होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 का निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा है कि एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, एकल वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। ये भी उस वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उदाहरण याद करना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट उदाहरण से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब है देखिए, ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाती है, और सिल्वर ब्रोमाइड भी उसी प्रकार की अभिक्रिया करती हैं। ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल यानी उदाहरण याद रखिएगा, तो ये जो पूछा जाता है इसी। देखिए, यहाँ लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन के ऊपर जाती है। तो इससे कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जब कॉपर सल्फेट लोहा से अभिक्रिया करती है तो FeSO4 प्लस U का निर्माण करती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Fe कॉपर को इसमें विस्थापित कर दिया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें वैसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक से किसी अन्य तत्व को विस्थापित कर दे और उसका स्थान खुद वो ले लेता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर विस्थापित हो जाता है, तो इसे कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। अब है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो मूलक आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल से आप समझिएगा। जैसे सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हम बेरियम क्लोराइड से करते हैं, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। यानी कि क्या समझ रहे हैं? सोडियम सल्फेट यानी SO4, सोडियम के साथ SO4 लगा है तो यहाँ बेरियम सल्फेट बन जाएगा, यानी Ba के साथ SO4 लग जाएगा। यहाँ बेरियम क्लोराइड है तो यहाँ सोडियम क्लोराइड बनना है, यानी मूलक आदान प्रदान करते हैं। ये याद रखिएगा द्वि विस्थापन अभिक्रिया में। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा तो आप वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हैं, खींच के देख सकते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, वही सिर्फ जो ज़रूरी है वही बात बताने की प्रयास कर रहे हैं। अगला है ये ऑक्सीकरण और अवकरण है। तो ऑक्सीकरण कहते किसको हैं? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन का जुटना होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी Cu प्लस O2 यानी CO, ये संयोजन अभिक्रिया भी है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। और उसके बाद होता है ऑक्सीकरण को ही आप उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और उसके बाद हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो उसे कहा जाता है, यहाँ भी देखिए H2 के साथ ऑक्सीजन जुटा तो ये भी उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब देखिए, जहाँ उपचयन और अपचयन, यहाँ उपचयन ही हो रहा है तो यहाँ भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और जहाँ उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि CuO कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करती है तब कॉपर और H2O का निर्माण करती है। तो यहाँ H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो ये जिस अभिक्रिया में दोनों एक साथ होता है उपचयन और अपचयन, उसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आगे देखिए, अब विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो विकृत गंधिता ऐसे वायु रोधी बर्तन में जब रखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि
वसा के साथ अभिक्रिया कर लेता है, वो खाने का चीज़ जो खराब हो जाता है। उपचयित तो होने पर तेल एवं वसा के विकृत गंधी हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है विकृत गंधिता, यानी कि खराब हो जाता है। ऑक्सीकृत, वसा की उपस्थिति में कोई तेल ऑक्सीकृत हो जाती है तो वो खराब हो जाता है, तो उसे कहा जाता है विकृत गंधिता। और इसे बचाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। पूरे ब्रीफली में हम लोग क्या पढ़े एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो पहले पढ़े थे अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया कौन कौन से अभिक्रिया होते हैं? तो अभिक्रिया होते हैं, एक संयोजन अभिक्रिया होता है, एक वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिए हैं, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया में दो यौगिक जुड़कर एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में बट जाता है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और जिसमें ऊष्मा की अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग अभी पढ़ा था उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन का वियोग यानी ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन और अपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब एक समरी में देखते हैं क्या क्या पढ़ा है, तो इसे देखते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। यानी कि बहुत ही कम समय में हमने पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। इसके अलावा आप PDF से बहुत चीज़, अगर बुक नहीं है तो PDF से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। और ज़्यादा आपके पास समय नहीं है तो इसलिए ब्रीफ में अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि पूरा चैप्टर पूरा बुक को रिवाइज करना है। तो इसमें क्या सीखा है वही समरी में दिया हुआ है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जैसे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। और बताइए समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत आप सुने होंगे, जानते होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यानी कि अभिक्रिया से पहले जितना है वो अभिक्रिया के बाद भी उतना ही होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ये समरी है, अभी तुरंत बताएं। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये भी हम लोग अभी देखे हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन को आपस में आदान प्रदान करता है तो इसे कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अवक्षेप अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। अब है इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न डायरेक्ट पूछ दिया जाता है तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ए और बी वाला, ये और बी असत्य है, बाकी दोनों सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है इसमें, और उसके बाद लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अगला प्रश्न है, Fe2O3 प्लस Al तो बनता है Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और लोहा विस्थापित हो जाता है।
तो यह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें विस्थापन होता है, तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, और सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। जब हम लोग अम्ल क्षार लवण पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि जब किसी अम्ल लोहे से अभिक्रिया, अम्ल का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो उसके बाद ये सब सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसे नहीं देखना है। तो वीडियो समाप्त हो गया, यानी कि पूरा चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का चैप्टर समाप्त हो गया। इसके अलावा आप PDF से इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। और लगातार अगर आपका प्यार बना रहेगा तो लगातार फिर हम इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और लगातार हम आपको सारे चैप्टर का वीडियो अभी कुछ ही दिनों में अपलोड कर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।